हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, पहले कैंसर और फिर एड्स। कैंसर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो कैंसर का मतलब क्या होता है कि अनियंत्रित, असामान्य और अत्यधिक। अनियंत्रित, असामान्य और अत्यधिक सूत्री विभाजन यानी कि माइटोसिस डिवीजन को हम कैंसर कहते हैं। और जो ये असामान्य, अविभेदित कोशिकाएं होती हैं जो कैंसर में बनती हैं, उन्हें हम कैंसर सेल यानी कि कैंसरस सेल कहते हैं। और कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी कहलाता है, यानी कि कैंसर विज्ञान कहलाता है। तो कैंसर की डेफिनेशन क्या है कि अनियंत्रित, असामान्य तथा अत्यधिक समसूत्री विभाजन यानी कि माइटोसिस डिवीजन को हम कैंसर कहते हैं। जो सेल्स कैंसर में उपस्थित होती हैं, जो असामान्य सेल्स होती हैं, उन्हें हम कैंसर सेल कहते हैं, कैंसरस सेल कहते हैं। और कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी यानी कि कैंसर विज्ञान कहते हैं। अब जो इसके बाद हमें सबसे पहले पता होना चाहिए इसमें, वो है ट्यूमर या नियोप्लाज्म। सामान्य कोशिकाएं एक गुण प्रदर्शित करती हैं जिसका नाम होता है संस्पर्श संदमन यानी कि कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। संस्पर्श संदमन यानी कि कांटेक्ट इनहिबिशन का मतलब क्या है कि जब कोई सामान्य कोशिका जब विभाजित होती है और अगर उसका विभाजन थोड़ा बहुत अनियंत्रित हो जाता है, तो जब वो सेल जो अनियंत्रित रूप से थोड़ी बहुत विभाजित होने लगी है सामान्य कोशिका, जब वो किसी अन्य कोशिका के संपर्क में आती है तो उसका ये अनियंत्रित विभाजन रुक जाता है, अर्थात अब वो अनियंत्रित रूप से विभाजित नहीं होती है। लेकिन कैंसर सेल ये गुण जिसके द्वारा एक सामान्य सेल अपने अत्यधिक विभाजन को रोक देती है, अर्थात जब वो अत्यधिक रूप से विभाजित होने लगती है तो वो अन्य कोशिकाओं के संपर्क में आने पर उसका ये जो अत्यधिक विभाजन है वो रुक जाता है। लेकिन कैंसर सेल क्योंकि ये गुण खो देती हैं, इसीलिए वो अन्य कोशिकाओं के संपर्क में आने पर भी लगातार विभाजित होती रहती हैं और विभाजित होकर नई कोशिकाओं का ग्रुप, समूह, कॉलोनीज बनाती रहती है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, ट्यूमर कहते हैं। तो संस्पर्श संदमन का मतलब क्या है कि एक ऐसा गुण जिसके कारण जो सामान्य कोशिकाएं होती हैं वो जब अनियंत्रित रूप से विभाजित होने लगती हैं तो किसी अन्य कोशिका के संपर्क में आने पर वो विभाजन बंद कर देती हैं, यानी कि उनका विभाजन रुक जाता है। और इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, संस्पर्श संदमन यानी कांटेक्ट इनहिबिशन। इस गुण को क्या बोलते हैं, हम कांटेक्ट इनहिबिशन बोलते हैं। लेकिन जो कैंसरस सेल होती हैं वो ये गुण खो देती हैं, इसीलिए वो लगातार विभाजित होती रहती है और लगातार विभाजित होकर कोशिकाओं का, अविभेदित कोशिकाओं का समूह बनाती है, कॉलोनी बनाती है, बहुत सारी सेल्स बनाती है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, ट्यूमर कहते हैं। अब जो ट्यूमर है वो दो प्रकार का होता है। ट्यूमर दो प्रकार के होते हैं। पहला सुदम ट्यूमर और दूसरा दुर्दम ट्यूमर। सुदम को बैनिंग ट्यूमर बोलते हैं, इसको मैलिग्नेंट ट्यूमर बोलते हैं। तो सुदम ट्यूमर के चारों तरफ संयोजी ऊतकों की कवरिंग होती है और इन ट्यूमर्स के ऊपर संयोजी ऊतकों की कवरिंग नहीं होती है। इसीलिए जो ये सुदम ट्यूमर होते हैं वो एक स्थान पर उपस्थित होते हैं।
और वो उसी स्थान पर बरकरार रहते हैं जहां पर वो उपस्थित होते हैं, अर्थात ये मेटास्टेसिस प्रदर्शित नहीं करते। मेटास्टेसिस शो नहीं करते हैं। लेकिन ये जो दुर्दम ट्यूमर होते हैं, इनकी सेल्स अपने मूल स्थान से रक्त अथवा लसिका के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती हैं, जिसको हम मेटास्टेसिस कहते हैं, और वहां जाकर नई कॉलोनीज बनाती हैं। तो ये अपने मूल स्थान पर ही उपस्थित रहते हैं। ये मूल स्थान से निकलकर रक्त और लसिका के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, अर्थात मेटास्टेसिस शो करते हैं। ये जो सुदम ट्यूमर है, इसमें जो वृद्धि होती है वो धीमी होती है, इसमें तीव्र वृद्धि होती है, और ये तेजी से विभाजित होते हैं और तेजी से विभाजित होकर नई सेल्स बनाते हैं। इनके चारों तरफ संयोजी ऊतकों का एक कवरिंग होती है। इसके कारण इनकी शल्य क्रिया यानी कि सर्जरी सरल होती है, और इनके चारों तरफ संयोजी ऊतकों की कवरिंग नहीं होती, इसलिए इनमें सरल जो शल्य क्रिया है वो सरल नहीं होती। और जो ये कैंसरस सेल होती हैं, वो जब सामान्य सेल के पास आती हैं, तो सामान्य सेल्स के जो ऑक्सीजन है यूज करने के लिए, जो फूड है, भोजन है यूज करने के लिए, उसको वो यूज कर लेती हैं, और जो सामान्य कोशिकाएं होती हैं वो भूखी रह जाती हैं, उन्हें भोजन नहीं मिलता, उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिलती, जिससे उनकी मृत्यु होने लगती है। तो जो सुदम ट्यूमर है वो एक ही स्थान पर उपस्थित होते हैं। दुर्दम ट्यूमर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, अर्थात वो मेटास्टेसिस प्रदर्शित करते हैं। ये मेटास्टेसिस प्रदर्शित नहीं करते। इनमें वृद्धि धीमी होती है, इनमें तीव्र होती है, इनकी शल्य क्रिया सरल होती है, इनकी शल्य क्रिया सरल नहीं होती, और ये सामान्य कोशिकाओं के भोजन और ऑक्सीजन को यूज करके उन्हें भूखा रखते हैं। ऑक्सीजन उन्हें नहीं मिल पाती, भोजन नहीं मिल पाता, जिससे उनकी मृत्यु होने लगती है। इसके बाद जो कैंसर है, कैंसर के प्रकार, अब हम कैंसर के प्रकार पढ़ेंगे। कैंसर बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। पहला सार्कोमा, कार्सिनोमा, दूसरा सार्कोमा, और तीसरा रक्त कैंसर यानी कि ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया, कार्सिनोमा जो कैंसर होते हैं वो एक्टोडर्म, इनका जो क्लासिफिकेशन है ये उद्भव के आधार पर होता है। तो जो कार्सिनोमा जो कैंसर है वो एक्टोडर्म जो होती है, जब हमारा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, भ्रूणीय विकास होता है, तो हमारे भ्रूणीय विकास के दौरान 3 जर्म लेयर्स बनती हैं, बाहर वाली एक्टोडर्म, बीच वाली मेसोडर्म और अंदर वाली एंडोडर्म। और इन जर्म लेयर से इन जो जनन स्तर होते हैं, इनसे हमारी बॉडी के विभिन्न भागों का निर्माण होता है। तो यहां पर जो एक्टोडर्म उद्गम के ऊतकों, तो ये जो कैंसर है वो एक्टोडर्म के उद्गम वाले ऊतकों का कैंसर है, जैसे फेफड़े,
त्वचा, अमाशय, अग्नाशय आदि। तो ये जो कैंसर है वो एक्टोडर्म उद्गम के जो ऊतक होते हैं, जैसे फेफड़े है, त्वचा है, अमाशय, अग्नाशय आदि का जो कैंसर होता है उसे हम क्या बोलते हैं? कार्सिनोमा बोलते हैं। और दूसरा जो होता है ये मीजोडर्म उद्गम के ऊतकों। तो ये जो कैंसर है वो मीजोडर्म से जो टिश्यू डेवलप होते हैं, मीजोडर्म से जो ऊतक डेवलप होते हैं उनका कैंसर होता है। और जो मीजोडर्म उद्गम के ऊतक हैं वो होते हैं संयोजी ऊतक, अस्थि ऊतक, आदि का कैंसर है ये। और ये रक्त कैंसर जो होता है वो WBC का कैंसर है। इस कैंसर में अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में WBC का यानी कि व्हाइट ब्लड कार्पोसल्स का यानी कि श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण अत्यधिक संख्या में होने लगता है, बहुत ज़्यादा निर्माण होने लगता है। और इनकी जो संख्या होती है वो 2 लाख से 10 लाख तक हो जाती है, लाख प्रति mm³ आयतन में 2 लाख से 10 लाख हो जाती है, जिसके कारण अब अस्थि मज्जा में RBC यानी कि रेड ब्लड कार्पोसल्स यानी कि लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कम होने लगता है, जिससे इनकी संख्या कम हो जाती है। और जो लाल रक्त कणिकाएं RBC होता है उनका प्रमुख कार्य जो होता है वो ऑक्सीजन को सप्लाई करना होता है बॉडी में, जिससे ऑक्सीजन की पर्याप्त सप्लाई बॉडी में नहीं हो पाती। तो जो कैंसर होते हैं वो बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं, कार्सिनोमा, सार्कोमा और रक्त कैंसर यानी कि ल्यूकेमिया। कार्सिनोमा एक्टोडर्म उद्गम के जो ऊतक होते हैं जैसे फेफड़े हैं, त्वचा है, स्किन आदि का कैंसर होता है। जबकि मीजोडर्म उद्गम के जो ऊतक है जैसे संयोजी ऊतक, अस्थि ऊतक आदि, इनका जो कैंसर होता है वो सार्कोमा कहलाता है। जबकि जो ब्लड कैंसर होता है, रक्त कैंसर होता है, जिसे ल्यूकेमिया भी बोलते हैं, ये ल्यूकेमिया जो होता है वो WBC कैंसर होता है। और इसमें WBC का जो नंबर होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है, जिसके कारण RBC का जो नंबर होता है, RBC की जो संख्या होती है वो कम रह जाती है, जिसके कारण शरीर को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हो पाती। अब कैंसर के कारण, अब कैंसर होता क्यों है, कैंसर का जो कारण है, कैंसर के कारण, कैंसर उत्पन्न करने वाले कारकों को हम कार्सिनोजेन कहते हैं। जो कैंसर उत्पन्न करते हैं कारक, हम उन्हें क्या बोलते हैं? कार्सिनोजेन कहते हैं। और ये जो कार्सिनोजेन होते हैं ये अनेक प्रकार के हो सकते हैं। जैसे पहला है रसायन कारक, यानी कि केमिकल फैक्टर्स। अब जो तंबाकू यानी कि टोबैको और जो सुपारी होती है उसको चबाने से मुख का कैंसर हो सकता है। और उसके अंदर जो केमिकल्स होते हैं उसके कारण जो मुख होता है, ओरल कैंसर हो सकता है, मुख का कैंसर। और सुपारी से भी मुख का कैंसर हो जाता है। दूसरा जो कारक है वो कारक है विकिरण कारक, विकिरण कारक यानी कि रेडिएशन।
रेडिएशन फैक्टर्स। अब जो कॉस्मिक रेज है, कॉस्मिक किरणें, एक्स रेज, एक्स किरणें आदि जो विकिरण होता है वो कार्सिनोजेन की तरह काम करता है और वो विकिरण मनुष्य में और अन्य जंतुओं में कैंसर उत्पन्न कर सकता है। जो यूवी रेज होती हैं वो भी कैंसर कर सकती हैं, स्किन का कैंसर। तो ये कॉस्मिक रेज और एक्स रेज और अन्य रेज जो होती है, किरणें जो होती हैं, ये विकिरण कारक कहलाते हैं और ये मनुष्य तथा अन्य जंतुओं में कैंसर के कारण हो सकते हैं। इनके द्वारा बॉडी के अनेक भागों में कैंसर हो सकता है। बेसिकली स्किन कैंसर होता है, त्वचा का कैंसर होता है। थर्ड जो है वो है जैविक कारक। यानी कि बायोलॉजिकल फैक्टर्स। जो जीन्स कैंसर उत्पन्न करती हैं उनको हम ऑन्कोजीन्स कहते हैं और जो वायरस यानी कि विषाणु कैंसर उत्पन्न करते हैं हम उनको ऑन्कोवायरस कहते हैं। तो जो जीन कैंसर करती है वो ऑन्कोजीन कहलाती है और जो वायरस कैंसर करते हैं उनको हम ऑन्कोवायरस कहते हैं। तो ऑन्कोजीन और ऑन्कोवायरस भी कैंसर उत्पन्न कर सकते हैं, इसलिए ऑन्कोजीन और ऑन्कोवायरस जैविक कारक है, बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो कैंसर उत्पन्न करते हैं, अर्थात कार्सिनोजेन है। तो बेसिकली 3 प्रकार के कारक होते हैं जो कैंसर का कारण बनते हैं। पहला रसायन कारक, केमिकल फैक्टर्स, जो विभिन्न प्रकार के केमिकल्स होते हैं, तंबाकू से निकलते हैं या बीटल्स नट यानी कि सुपारी से निकलते हैं, वो विभिन्न प्रकार के कैंसर करते हैं। मुख्य रूप से जो मुख का कैंसर करते हैं, सिगरेट और धूम्रपान से लंग का कैंसर हो सकता है। इसके अलावा जो विकिरण कारक है, रेडिएशन फैक्टर, विभिन्न प्रकार की किरणें जैसे कॉस्मिक किरणें, एक्सरे, यूवी रेज आदि जो होते हैं वो मनुष्य तथा अन्य जंतुओं में विभिन्न प्रकार के कैंसर उत्पन्न करते हैं। और तीसरा जो जैविक कारक है वो बायोलॉजिकल फैक्टर्स, जो जीन्स होती हैं वो कैंसर उत्पन्न करने वाली उनको ऑन्कोजीन्स बोलते हैं और जो वायरस होते हैं उनको ऑन्कोवायरस कहते हैं। नॉर्मली जो सेल डिवीजन होता है वो बेसिकली 3 प्रकार की जीन्स के द्वारा कंट्रोल होता है। एक प्रोटो ऑन्कोजीन होती है, एक सुप्रेसर जीन होती है और एक एपोप्टोसिस से संबंधित जीन होती है, एजिंग से संबंधित जीन होती है। जो प्रोटो ऑन्कोजीन होती है वो नॉर्मली सेल को डिवाइड करने की कोशिश करती है, जबकि सुप्रेसर जीन जो होती है उसको डिवीज़न को रोकती है। लेकिन अगर वो किसी वजह से म्यूटेशन या किसी वजह से जो प्रोटो ऑन्कोजीन है वो इनएक्टिव हो जाती है तो वो अब उसका जो डिवीज़न होता है वो लगातार होता रहता है और वो अब एक कैंसर सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है और उसका जो ऑन्कोजीन है, प्रोटो ऑन्कोजीन, जो अब कैंसरस हो गई है, अर्थात उसका डिवीज़न जो होता है वो अनकंट्रोल हो गया है, तो वो जो डिवीज़न है अब वो उसको लगातार करती रहती है और वो जीन अब क्या कहलाएगी, ऑन्कोजीन कहलाती है। तो जो जीन कैंसर करती है वो ऑन्कोजीन कहलाती है। इसके बाद जो हमें पता होना चाहिए वो होना चाहिए कैंसर अभिज्ञान। यानी कि कैंसर का डिटेक्शन, कैंसर को पहचानना, अभिज्ञान यानी कि कैंसर डिटेक्शन और इन्वेस्टिगेशन। यानी कि कैंसर को पहचाना कैसे जाएगा कि किसी व्यक्ति को कैंसर है या नहीं। इसके लिए अनेक परीक्षण होते हैं। पहला है रुधिर और अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा परीक्षण। ब्लड और बोन मैरो का टेस्ट किया जाता है और इससे मुख्यतः
ब्लड कैंसर यानी कि रक्त कैंसर के डिटेक्शन किया जाता है, रक्त कैंसर को पहचाना जाता है और रुधिर में संख्या देखी जाती है WBC की, RBC की, और उससे पहचाना जाता है कि व्यक्ति को कैंसर है या नहीं। अत्यधिक WBC होने पर उसको कैंसर होता है और सामान्य संख्या होने पर उसको कैंसर नहीं होता है। तो अस्थि मज्जा में और जो ब्लड होता है उसमें डिटेक्शन करके, उसको पहचान करके हम ब्लड कैंसर को पहचान सकते हैं। जो दूसरा जो अभिज्ञान है यानी जो यूज होता है कैंसर के डिटेक्शन में, वो है जीवोती परीक्षा। जीवोती परीक्षा यानी कि बायोप्सी। बायो मतलब लिविंग है, तो बायोप्सी में क्या किया जाता है, किसी भी ऑर्गन और टिश्यू का छोटा सा पार्ट निकाला जाता है, उसको फिर लेबोरेटरी में ले जाकर स्टेन किया जाता है, उसको रंगा जाता है और स्टेन करने के बाद उसको सूक्ष्मदर्शी से उसकी जांच की जाती है। इस प्रक्रिया को हम बायोप्सी बोलते हैं। यानी कि बायोप्सी में हम कोई भी जो सस्पेक्टेड ऑर्गन है, जैसे डॉक्टर को लगता है कि इस ऑर्गन में इसका कैंसर हो सकता है, तो उसका छोटा सा पार्ट निकाला जाता है और उसमें से निकाल कर उसको लेबोरेटरी में भेजा जाता है और वहाँ उसको स्टेन करके उसको माइक्रोस्कोप से या सूक्ष्मदर्शी से उसको देखते हैं और इससे कैंसर की पहचान की जाती है। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, बायोप्सी कहते हैं। तीसरा जो है परीक्षण है वो है एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी में एक ट्यूब को बॉडी के अंदर डाला जाता है जिसमें एक कैमरा फिट होता है और उस कैमरे का संबंध कंप्यूटर से लगा हुआ होता है और उसको बॉडी के अंदर डालकर किसी भी पार्ट में देखा जाता है। अंदर की जो ऑर्गन्स होते हैं उनके बारे में अध्ययन किया जाता है कंप्यूटर से। इस प्रक्रिया को हम एंडोस्कोपी बोलते हैं। तो एंडो माने अंदर, तो एंडोस्कोपी की सहायता से भी हम इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं, आंतरिक अंग होते हैं, उनके बारे में अध्ययन करते हैं और उनके बारे में उसके कैंसर के जांच की जाती है कि उसको कोई कैंसर या अन्य कोई डिजीज उसके अंदर नहीं है, तो उसमें कैंसर भी डिटेक्ट किया जाता है एंडोस्कोपी से। और चौथा जो है वो है रेडियोग्राफी। रेडियोग्राफी में जो एक्सरेज होते हैं और एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है और एक्स किरणों के प्रयोग करने से हम जो बॉडी के आंतरिक अंग हैं उन आंतरिक अंगों में कैंसर का जांच करते हैं और एक्सरेज का यूज करते हुए बॉडी के इंटरनल पार्ट्स में, आंतरिक अंगों में हम कैंसर को डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, कैंसर को पहचानने का प्रयास करते हैं। अब इसके बाद जो आपको पता होना चाहिए वो है कैंसर का उपचार। अब जो कैंसर है उसका जो उपचार है वो अनेक मेथड से किया जाता है। कैंसर का जो पहला उपचार है वो है शल्य क्रिया यानी कि सर्जरी। दूसरा जो उपचार है वो है रासायनिक चिकित्सा। जिसे हम कीमोथेरेपी कहते हैं। तीसरा जो है वो है इम्यूनोथेरेपी यानी कि प्रतिरक्षा चिकित्सा। और चौथी होती है रेडिएशन थेरेपी। जिसमें हम
विभिन्न किरणों का प्रयोग करते हैं। तो 4 प्रकार से हम कैंसर का उपचार करते हैं, शल्य क्रिया के द्वारा यानी कि सर्जरी के द्वारा, रासायनिक चिकित्सा, रेडिएशन थेरेपी, और चौथा होता है इम्यूनोथेरेपी। सबसे पहले शल्य क्रिया में जो कैंसरस पार्ट होता है, जिस पार्ट के अंदर कैंसर होता है, उस पार्ट के अंदर कैंसरस सेल्स को काट कर रिमूव कर दिया जाता है और उसको वापस ठीक होने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो जो शल्य क्रिया होती है उसमें कैंसरस सेल्स को, कैंसरस पार्ट को काट कर सर्जरी के द्वारा, शल्य क्रिया के द्वारा पृथक कर दिया जाता है बॉडी से। इसे हम शल्य क्रिया बोलते हैं यानी कि सर्जरी कहते हैं। दूसरा होता है रासायनिक चिकित्सा, जिसे हम कीमोथेरेपी भी बोलते हैं। तो इसमें हम रासायनिक औषधियों का प्रयोग करते हैं, और ये औषधियां जो होती हैं कैंसरस सेल में यूज की जाती हैं, कैंसर में यूज की जाती हैं, जो नॉर्मली इनके डीएनए संश्लेषण को रोक देती हैं। जो रासायनिक औषधियों में जो इसके एग्जाम्पल हैं वो अनेक एग्जाम्पल हैं, जैसे टेक्सोल एक होती है, विन सिस्टिन एक होती है, विन ब्लास्टिन, और एक होती है साइक्लोफॉस्फेमाइड। ये जो दवाई हैं ये कैंसर में यूज होती हैं, लेकिन इन औषधियों का, दवाइयों का, इन मेडिसिन का साइड इफेक्ट्स होता है, जैसे बालों का उड़ना, अरक्तता यानी कि एनीमिया आदि इनके साइड इफेक्ट होते हैं, लेकिन कैंसर के ट्रीटमेंट में इनको भी यूज किया जाता है। जो रेडिएशन थेरेपी है, इन रेडिएशन थेरेपी में जो घातक रेडिएशन होते हैं, घातक विकिरण होते हैं, उनको यूज किया जाता है कैंसर सेल पर, और वो कैंसर सेल को मार देते हैं। नॉर्मल सेल्स को वो हार्म नहीं पहुंचाते हैं और कैंसर सेल्स को मार देते हैं। और चौथा जो है इम्यूनोथेरेपी में, इसमें हम इंटरफेरॉन्स का यूज करते हैं। पेशेंट को इंटरफेरॉन देते हैं, रोगी को इंटरफेरॉन देते हैं, जिससे उसका प्रतिरक्षा अनुक्रिया यानी कि इम्यून रिस्पॉन्स बढ़ जाए और वो कैंसर से लड़ने के लिए ज़्यादा बेहतर हो जाए पहले कंपैरिजन में। क्योंकि जो इंटरफेरॉन्स होते हैं उनका यूज कैंसर के ट्रीटमेंट में भी होता है। कैंसर सेल्स को वो, क्योंकि अगर वो वायरस से इन्फेक्टेड कैंसर है, अगर वायरस के कारण वो कैंसर होता है, तो इंटरफेरॉन वायरस से जो संक्रमण होता है तो उसके बराबर वाली सेल्स पे, वायरस से संक्रमित कोशिकाओं के जो पड़ोस की सेल्स होती है उनको वायरस के संक्रमण से बचाते हैं, और अर्थात ये हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करते हैं। इसीलिए जो प्रतिरक्षा चिकित्सा है उसमें हम इंटरफेरॉन देकर रोगी के जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है यानी कि प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है उसको बढ़ाते हैं। और जो अधिकांश कैंसर्स होते हैं उनका उपचार शल्य क्रिया प्लस रासायनिक क्रिया प्लस विकिरण चिकित्सा, इन तीनों को कलेक्टिवली देकर किया जाता है। अर्थात उसका कैंसर के ट्रीटमेंट में सर्जरी भी की जाती है, साथ में केमिकल्स भी दी जाती है, कीमोथेरेपी भी दी जाती है, साथ में रेडिएशंस का यूज भी किया जाता है। अर्थात अधिकांश कैंसरों को ट्रीटमेंट के लिए तीनों प्रकार की विधियों को यूज किया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें से क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन कैंसर से भी पूछे जाते हैं कि कैंसर से आप क्या समझते हैं, कैंसर के कारण, कैंसर को उत्पन्न करने वाले फैक्टर्स, और कैंसर की ट्रीटमेंट, कैंसर का अभिज्ञान। कैंसर में 2 प्रकार के ट्यूमर्स थे, उन ट्यूमर्स के बारे में, उनमें अंतर, उनके बारे में टिप्पणी में भी पूछा जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ना है वो पढ़ना है एड्स। एड्स का जो फुल नेम है वो है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम।
यानी कि उपार्जित प्रतिरक्षा, उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता सिंड्रोम। और सिंड्रोम का मतलब क्या होता है, हमने पहले भी डिस्कस किया। सिंड्रोम का मतलब होता है कि जब किसी व्यक्ति में अनेक सिम्टम्स, किसी भी रोग में या किसी भी अनियमितता में अनेक सिम्टम्स होते हैं, अनेक उसके लक्षण होते हैं, तब उसे हम सिंड्रोम कहते हैं। तो एड्स का नाम है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, यानी कि उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता सिंड्रोम, जो एक वायरस से होने वाली डिजीज है। और इस वायरस का नाम होता है HIV, यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, यानी कि इसका जो नाम है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है, यानी कि मनुष्य में प्रतिरक्षा न्यूनता वायरस होता है, HIV बोलते हैं। और ये एक जन्मजात रोग नहीं है, नहीं है, क्योंकि इसके जो लक्षण दिखाई देते हैं वो 2 से 10 वर्ष के बीच में दिखाई देते हैं। इसलिए अगर मदर से, माता से बच्चे में एड्स आया भी है, HIV आया भी है, तब भी उसके लक्षण बच्चे में जन्म से दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि उसके पहले लक्षण दिखाई देने के लिए कम से कम 2 वर्ष का समय चाहिए। तो 2 से 10 वर्ष के बीच में इसके लक्षण दिखाई देते हैं। इसलिए ये जन्मजात यानी कि कॉन्जेनाइटल डिजीज नहीं है। लेकिन हाँ, ये संक्रामक डिजीज जरूर है, संक्रामक रोग है जो मुख्यतः बॉडी फ्लूइड के द्वारा होता है, बॉडी फ्लूइड से फैलता है, यानी कि जो शरीर के तरल है उनसे ये फैलता है। सबसे पहले ये रोग अटलांटा USA में, यानी कि अमेरिका में 1981 में देखा गया था। इंडिया में चेन्नई, मद्रास में यह रोग पहली बार 1986 में देखा गया था। इसको जो डिजीज होती है वो ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस से होती है। और इस डिजीज की खास बात क्या है कि इसमें प्रतिरक्षा तंत्र नष्ट हो जाता है और इसमें मुख्यतः हेल्पर टी सेल, यानी कि सहायक टी सेल्स नष्ट हो जाती हैं। और इनका जो नॉर्मल नंबर होता है वो 200 × 10⁶ पर लीटर होता है, वो घटकर रह जाता है। और जो नॉर्मल नंबर होता है वो 900 × 10⁶ पर लीटर होता है। इसलिए इसमें हेल्पर टी सेल की संख्या बहुत घट जाती है। इसीलिए जो नॉर्मल इन्फेक्शन होते हैं, नॉर्मल संक्रमण होते हैं, सामान्य संक्रमण जो होते हैं, जिनको हमारा प्रतिरक्षा तंत्र नष्ट कर देता है, उनके रोगाणुओं को उस प्रतिरक्षा तंत्र के द्वारा हम उन सामान्य संक्रमणों से अपने बॉडी को बचा पाते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पर प्रतिरक्षा तंत्र प्रभावित होता है, नष्ट हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर जो सामान्य संक्रमण होते हैं, इन्फेक्शन होते हैं, वो ठीक नहीं हो पाते प्रतिरक्षा के तंत्र के कारण, और उसकी किसी न किसी इन्फेक्शन के कारण मृत्यु हो जाती है। अब इसके बाद रोग का जो संचरण है वो किस प्रकार से होता है, ट्रांसमिशन जो होता है, रोग का जो संचरण है वो मुख्यतः बॉडी फ्लूइड से होता है, अर्थात शरीर के जो फ्लूइड होते हैं उनके कारण होता है। और असुरक्षित यौन संबंध बनाने से, विदाउट ब्लड की जांच किए, स्क्रीनिंग किए, ब्लड के जो उत्पाद है उसको चढ़ाने में, जो डेंटल इक्विपमेंट्स होते हैं उनके द्वारा, और जो सिरिंज होती है उनके द्वारा, जो इंट्रावीनसली ड्रग्स लेते हैं उनमें ये बहुत आसानी से हो सकता है, क्योंकि वो एक ही सिरिंज का यूज करते हैं। और जो इंट्रावीनस ड्रग लेने वाले होते हैं या कोई भी एक ही सिरिंज का यूज करने वाले होते हैं, उसमें ये डिजीज हो सकती है, क्योंकि ये बॉडी फ्लूइड से जाती है। और एक ही सिरिंज को बार बार यूज करने से या डेंटल इक्विपमेंट्स यूज करने से, विदाउट स्टेरिलाइज किए, विदाउट विसंक्रमित करे, अगर हम इसको यूज करते हैं तो ये डिजीज आसानी से इससे फैल सकती है।
अब लेकिन इसमें मिसकंसेप्शन क्या है, मिथ्या क्या है कि डिजीज जो होती है वो छूने से नहीं फैलती है। मिसकंसेप्शन है कि छूने से फैल जाएगी, साथ खाना खाने से नहीं फैलती है, एड्स रोगी का देखभाल करने से नहीं फैलती है, गले लगने से नहीं फैलती है, उनके साथ रहने से नहीं फैलती है, स्वेट यानी कि पसीने से नहीं फैलती है, इवन मच्छर के बाइट से भी नहीं फैलती है। इसके बाद जो हमको पता होना चाहिए वो होना चाहिए कि एचआईवी की संरचना। एचआईवी की जो संरचना है उसमें सबसे बाहर की तरफ एक लिपिड की कवरिंग होती है, लिपिड लेयर होती है। इसके बीच बीच में यहां पर प्रोटीन प्रेजेंट होती है, जो एक होती है 120 जीपी और ये होती है GP41। वास्तव में ये इसके अणुभार हैं। ये जीपी का मतलब होता है ग्लाइकोप्रोटीन, अर्थात ये ग्लाइकोप्रोटीन होती है और इसके बीच बीच में यहां पर ऐसे लगा हुआ होता है ये। इसके बाद अंदर की तरफ इसका मैट्रिक्स होता है। जो प्रोटीन होती है उसे हम बोलते हैं मैट्रिक्स, और इसके अंदर की तरफ इसका कैप्सिड प्रेजेंट होता है। कैप्सिड के अंदर दो समान मॉलिक्यूल होते हैं आरएनए के, आइडेंटिकल मॉलिक्यूल होते हैं सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए के, जो इसका आनुवांशिक पदार्थ होता है, और इसमें 3 एंजाइम्स भी उपस्थित होते हैं। और इसको याद रखने का हमें तरीका क्या है, RIP, रेस्ट इन पीस बोलते हैं इसको। RIP का मतलब क्या है, एक होगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का मतलब होता है वो एंजाइम जो आरएनए से डीएनए का संश्लेषण करता है, उसे हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज बोलते हैं, यानी कि जो इस प्रक्रिया को बोलते हैं हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि विलोम अनुलेखन। तो विलोम अनुलेखन करने वाला एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है। दूसरा होता है इंटीग्रेज, इंटीग्रेज, और ये एंजाइम जो डीएनए ये बनाएगा वायरस, उस डीएनए को हमारी जो बॉडी के अंदर सेल होगी उस सेल के न्यूक्लियस के डीएनए के साथ जोड़ देगा, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम इसके डीएनए को और जो इसने बनाया है उस डीएनए को और हमारे डीएनए में अंतर नहीं कर पाता है, और ये डीएनए हमारी जो सेल है उसके जो डीएनए होता है उसको कंट्रोल कर लेगा, और उसके कंट्रोल करने के बाद अपने लिए ये आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण उससे कराएगा, इसलिए ये नए वायरस के पार्टिकल्स बनाएगा। और पी होता है प्रोटीएज एंजाइम। तो इसकी स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होती है। सबसे पहले बाहर लिपिड की लेयर होती है जिसमें बीच बीच में ग्लाइकोप्रोटीन लगे होते हैं, इसके बीच में प्रोटीन की लेयर होती है मैट्रिक्स, और सबसे अंदर की तरफ कैप्सिड होता है। कैप्सिड के अंदर 2 आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं, 2 समान मॉलिक्यूल्स होते हैं, किसके, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए के, जो इसका आनुवांशिक पदार्थ होता है, यानी कि जेनेटिक मटेरियल होता है, और इसमें 3 एंजाइम होते हैं, RIP, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, प्रोटीएज और इंटीग्रेज। अब इसकी लाइफ साइकिल कैसे होती है, कि लाइफ साइकिल कैसे करता है ये। अब जो GP120 है इसके ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं जो CD4 रिसेप्टर्स होते हैं। जो ये इसकी जो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होती है, पूरक सीक्वेंस होती है, वो हेल्पर टी सेल में होती है, मैक्रोफेज में होती है, न्यूरोग्लियल सेल्स में होती है, और कुछ अन्य सेल्स में इसकी सीक्वेंस होती है। तो ये सबसे पहले सेल में एंटर करता है, वायरस जो होता है वो सेल में एंटर करता है। सेल में एंटर करने के बाद अब ये यहां पर अपने आरएनए से डीएनए बनाएगा, यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का यूज करके ये डीएनए बनाएगा। और ये डीएनए जो होता है, जो होस्ट की यानी कि पोषक की सेल के
डीएनए से मिक्स हो जाएगा। और मिक्स होने के बाद अब हमारा इम्यून सिस्टम इसके डीएनए में और हमारे डीएनए में अंतर नहीं कर पाएगा, और ये डीएनए हमारे डीएनए की जो एक्टिविटीज है, क्रियाविधि, उनको नियंत्रित करने लगेगा। और ये वायरस के लिए आरएनए और वायरस के लिए प्रोटीन यहां पर बनेंगे, वायरल प्रोटीन बनेगी। अब इनके मिलने से पूरा वायरस का पार्टिकल बनेंगे, बहुत सारे वायरस बनेंगे, और वायरस जो होते हैं सेल से बाहर आ जाते हैं। सेल जीवित रह भी सकती है, और सेल से बाहर आने के बाद ये नई सेल में पहुंच जाएंगे, वहां पर फिर यही इन्फेक्शन करेंगे, फिर वायरस के पार्टिकल्स बनेंगे, और यही प्रोसेस चलता रहता है। और ये हमारी जो सेल्स होती है वो वायरस के लिए एक मशीन की तरह काम करती है, और उसके लिए बहुत सारी वायरस के पार्टिकल्स बनाने के लिए प्रोटीन्स और डीएनए उसका आरएनए बनाते रहते हैं, और ये लगातार साइकिल चलता रहता है। और हेल्पर टी सेल्स की संख्या धीमे धीमे कम होती रहती है, और उसकी जो संख्या होती है वो लास्ट में घटकर 200 गुणा 10⁶ पर लीटर रह जाती है, और तब उस कंडीशन को बोलते हैं हम फुल ब्लोन एड्स। अब इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक हमें समझ में आना चाहिए वो है इसके लक्षण, एड्स के जो लक्षण हैं। अब एड्स के जो लक्षण हैं उसे हम 3 स्टेप्स में पढ़ते हैं। एक होता है अलक्षणीय एड्स, दूसरा होता है माइल्ड एड्स यानी कि हल्का, माइल्ड माने क्या होता है, हल्का एड्स, और दूसरा होता है फुल ब्लोन एड्स यानी कि पूर्ण एड्स, पूर्णतः एड्स। जो इसका विंडो पीरियड होता है वो 2 हफ्ते से लेकर 10 सप्ताह तक होता है। अर्थात एक बार वायरस के अंदर जाने के बाद इसको लेबोरेटरी में डिटेक्ट करने में कम से कम 15 दिन का समय लगता है। 15 दिन से पहले ये डिटेक्ट नहीं होता, इसलिए उस समय एलिसा टेस्ट जो उसका होता है वो निगेटिव होता है। तो उस समय जो एड्स होता है हम उसे क्या बोलते हैं, अलक्षणीय एड्स बोलता है। लेकिन इसके बाद जब अलक्षणीय एड्स को कुछ समय बीत जाता है तो अब इसकी जो नेक्स्ट फॉर्म आती है वो माइल्ड एड्स आती है, और इस माइल्ड एड में अनेक लक्षण आते हैं कि बुखार रहने लगता है, वजन कम होता है, लिम्फ गांठें फूल जाती हैं, %50 केसेस में नाइट स्वेटिंग होती है, और धीमे धीमे अब जो संख्या होती है जो 900 × 10⁶ पर लीटर थी हेल्पर टी सेल की, वो घटकर 200 × 10⁶ पर लीटर रह जाती है। और जैसे ये अवस्था क्रिएट होती है तो अब हम इसे फुल ब्लोन एड्स कहते हैं, जब हेल्पर टी सेल्स का संख्या बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। और इस अवस्था में जो नॉर्मल इन्फेक्शन है, जो साधारण संक्रमण है, जो पहले आसानी से ठीक हो जाया करते थे, अब वो ठीक नहीं होते हैं, और किसी ना किसी इन्फेक्शन से उस रोगी की मृत्यु हो जाती है जो नॉर्मली पहले ठीक हो जाया करते थे। इसके बाद इसका जो टेस्ट होता है, एड्स के टेस्ट जो हैं, बेसिकली एड्स का जो टेस्ट है इसका जो टेस्ट है वो है एलिसा। इसको एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे कहते हैं, और ये 2.5 घंटे में रिजल्ट दे देता है। लेकिन जो कन्फर्मेशनल टेस्ट होता है वो वेस्टर्न ब्लॉटिंग होती है, इसमें एंटीबॉडीज को डिटेक्ट किया जाता है और साथ में पीसीआर यूज किया जाता है। ये कन्फर्मेशनल टेस्ट होते हैं। बेसिकली 2 टेस्ट होते हैं इसके, एलिसा और वेस्टर्न ब्लॉटिंग। और
साथ में पीसीआर। अब जो इसके जो ट्रीटमेंट होता है, एड्स का जो ट्रीटमेंट है वो कोई भी ट्रीटमेंट इसका है नहीं, मृत्यु इसकी निश्चित होती है, लेकिन दवाइयों से इसकी कुछ पेशेंट की लाइफ बढ़ाई जा सकती है। और 3 तरह का दवाई इसमें यूज की जाती है। एक होती है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स, जुडोविडाइन एटसेट्रा होते हैं। तो ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है उसकी गतिविधि को कम कर देते हैं। दूसरा जो होता है वो होता है प्रोटीएज इनहिबिटर। प्रोटीएज इनहिबिटर ये प्रोटीएज एंजाइम की एक्टिविटी को कमजोर देता है। और तीसरे केस में दोनों को मिलाकर दिया जाता है, फर्स्ट वाला भी और सेकंड वाला दोनों को मिलाकर दिया जाता है। मृत्यु एड्स के पेशेंट की निश्चित है, बस इन दवाइयों से थोड़ा सा उसकी उम्र को बढ़ाया जा सकता है। इसके बाद जो लास्ट इसमें हमें समझना है वो है रोकथाम। नाको एक ऑर्गेनाइजेशन है जो, और अन्य जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, संगठन होते हैं, वो लोगों को एड्स के प्रति जागरूक करते हैं, जिससे लोगों में जागरूकता से एड्स में कमी आती है। इसके अलावा जो डिस्पोजेबल सिरिंज होते हैं उनका यूज करना चाहिए, ब्लड को चढ़ाने से पहले उसका टेस्ट कराना चाहिए, अनेक व्यक्तियों से यौन संबंध स्थापित नहीं करने चाहिए, संबंध स्थापित करते समय कॉन्डोम्स का यूज करना चाहिए। और इसके अलावा जो एड्स है उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होने के कारण इसकी जागरूकता ही इसका रोकथाम होता है। इसीलिए सभी को एड्स के बारे में जागरूक होना चाहिए और लोगों को भी जागरूक होना चाहिए। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल हम इससे आगे पढ़ेंगे। सूक्ष्म जीवों का यूज जो है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर पढ़ेंगे, उसको आप पढ़ के रखें। ई विद्या क्लासेस में 25 तारीख से एनडीए के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने आसपास के जितने भी लोग हैं उन सभी को बताएं जो एनडीए की तैयारी करना चाह रहे हैं, वो एनडीए के रजिस्ट्रेशन कराएं ई विद्या में। और 25 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं।